देखिए, हम लोगों को इस कोविड-19 की वजह से अपनी क्लास को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित करना है। कोविड-19 की अपने गाइडलाइंस हैं, जिसके हिसाब से आपको कम बच्चों को क्लास में बुलाना है और कंटेंट जो ऑफलाइन पढ़ाया जाए वह ऑनलाइन भी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जो छात्र नहीं हैं उनका नुकसान ना हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक तरह से ये वर्चुअल क्लास नहीं है, ये एक्चुअल क्लास है, क्योंकि यहाँ आप हैं, आप हमारे बिल्कुल आमने सामने हैं, तो यू कैन रेज योर डाउट्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, यू कैन गिव योर प्रेजेंटेशन, यू मे आस्क क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके की क्लास है, बस संख्या कम है। तो अगर इस क्लास को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाए तो बिल्कुल एक्चुअल क्लास की फीलिंग आएगी, लगेगा कि हाँ क्लास है। अभी आप कोई चीज़ जब डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से या गूगल से या किसी और कंटेंट से, तो आपका खुद का उसमें कोई कन्वर्सेशन इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो आपको लगता है कि ये तो हम वर्चुअल, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टडी मटेरियल तैयार करके ऑनलाइन आपको अपलोड कर दें और आप उसको डाउनलोड करके पढ़ें, वह स्थिति दूसरी है। लेकिन सीधे अगर क्लास को आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ठीक है, थोड़ा क्लास उतनी फैंसी नहीं होगी, उतनी हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, साउंड उतना क्लियर नहीं होगा, स्टूडियो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कंटेंट होगा वो एक्चुअल और रियल होगा। इसलिए उस कंटेंट का जो है, तो वो कंटेंट ज़्यादा यूज़फुल भी है और ज़्यादा उपयोगी भी है। तो अब दूसरी बड़ी समस्या ये है कि हम अपना सेशन इतना लेट स्टार्ट कर रहे हैं कि नाउ वी हैव वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में हमें अपना कोर्स पूरा करना है, तो हमको बहुत तेज़ी से भी पढ़ना है। तो ऐसे में ज़्यादा जल्दी से भी पढ़ना है, अच्छा भी पढ़ना है और समय से कोर्स को समाप्त भी करना है। तो इसलिए जितना तेज़ी से हो सकेगा उतनी तेज़ी से हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से अपना कोर्स ख़त्म करेंगे। जैसा हमने आपसे बताया कि हम इस क्लास में 3 पेपर पढ़ेंगे। एक पेपर जिसको आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, आर्थिक विचारों का इतिहास है, और तीसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक नीतियाँ हैं। देखें, जहाँ तक भारत की आर्थिक नीतियों की बात है, ये सामने आप देखें तो आपके उस किताब का फ्रंट कवर लगा हुआ है, भारत की आर्थिक नीतियाँ। वास्तव में भारत की आर्थिक नीतियाँ, इससे संबंधित ऐसा कोई ऐसी एक किताब बहुत परफेक्ट आपको नहीं बताई जा सकती कि दिस वन बुक इज़ परफेक्ट एंड यू शुड बाई दिस। कारण यह है कि आर्थिक नीतियों का संबंध बिल्कुल करंट की डेटा से है, करंट के इन्फॉर्मेशन से है। यहाँ तक कि आर्थिक नीतियों में आज का कृषि बिल भी शामिल है, जो विवाद का विषय है, निश्चित रूप से किसी किताब में अभी नहीं मिलेगा। तो आपको एक तरह से जो रीसेंट सोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर है, या आपका आजकल ऑनलाइन मीडिया है, गूगल से है, इंटरनेट से है, वहाँ से बहुत सारे सोर्सेज से आपको अपना कंटेंट इकट्ठा करना है। हाँ, एक रेडी रेकनर की तरह, एक इस उद्देश्य से कि हम पॉलिसी को कैसे पढ़ेंगे, उसमें कंटेंट क्या रखेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, एंड व्हाट शुड बी द एक्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसी, यह जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक कोई गाइडलाइन जैसी किताब होनी चाहिए। उसके लिए आप बाज़ार से कोई भी किताब जो उपलब्ध है खरीद लीजिए, क्योंकि कोई किताब अच्छी नहीं तो कहा जाए कि बहुत अच्छी है और आपके लिए सही है। तो जो भी किताब मिलती है उसको आप खरीद लें। अब आप देखें कि इस जो पॉलिसी का सिलेबस है, जो हमको वास्तव में पढ़ना है, उस सिलेबस को आप देखें तो
आप यहाँ देखें कि BA पार्ट 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया करके सिलेबस जो आपको सामने भी दिख रहा है और हमारे इस स्क्रीन पर भी है, जो यहाँ ये रिकॉर्ड हो, ठीक है, आपके लिए ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि हम 4 यूनिट में अपने सिलेबस को डिफाइन किए हुए हैं। पहला यूनिट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, formulation of economic policy, the process, policy for controlling inflation and unemployment, an overview of population policy in India, policy for poverty eradication, overview of new economic policy। पहली यूनिट जो है वह आप देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत स्पष्ट शब्दों में हमको यह पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब हमेशा माइक्रो और मैक्रो आपने BA पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, जहाँ आपने ये देखा है कि माइक्रो का सीधा मतलब होता है, बहुत आसान शब्दों में डिफाइन करना हो तो इसको हम प्राइस टूल्स एनालिसिस कहते हैं। प्राइस टूल्स एनालिसिस का मतलब है कि हम रिलेटिव प्राइसेस की बात करते हैं, और आसान शब्दों में हम कहें तो हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, या हम एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, या सिंगल फर्म की बात करते हैं, एक व्यक्ति के इनकम की बात करते हैं, एक व्यक्ति के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना। इसके ठीक अपोजिट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, यानी सोसाइटी की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं। वहाँ हम एक व्यक्ति के इनकम की नहीं, नेशनल इनकम की बात करते हैं। एक व्यक्ति के एक्सपेंडिचर की नहीं, हम कंट्री के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। वहाँ हम एक वस्तु की कीमत की नहीं बल्कि इन्फ्लेशन या सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं। तो इस तरह से जो पॉलिसीज़ इंडिविजुअल को एड्रेस करती है दैट विल बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड द पॉलिसी विच डील्स विथ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब यहाँ हम उन पॉलिसीज़ की बात करेंगे जो नेशनल इनकम को एड्रेस करती हो, जो इन्फ्लेशन को एड्रेस करती हो, जो नेशनल एक्सपेंडिचर को एड्रेस करती हो, जो ग्रोथ को एड्रेस करती हो, स्टेबिलिटी को एड्रेस करती हो, एलोकेशन को एड्रेस करती हो, न कि डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पहले पार्ट में अगर आप देखें तो उन पॉलिसीज़ का नाम है जो हमें पढ़ना है, और पॉलिसीज़ फार्मूलेट कैसे होती हैं, कैसे वो पॉलिसीज़ बनती हैं। किसी भी पॉलिसी के बनने का एक सामान्य फ्रेमवर्क है। जैसे अभी देखिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष आपके सामने कृषि बिल है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि सब लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस नीति को सरकार बनाती है, अब वो चाहे केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए। आपके संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, एक को हम केंद्र सूची कहते हैं, एक को राज्य सूची कहते हैं, और एक को समवर्ती सूची कहते हैं। केंद्र सूची में जितने विषय हैं उन पर नीतियां केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सरकार की जो सूची है उससे संबंधित नीतियां राज्य सरकार बनाती है। और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पर दोनों को अधिकार प्राप्त है, जिस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। और अगर दोनों बना सकते हैं तो ये प्रश्न जरूर उठता है कि फिर माना किसका जाएगा। जाहिर सी बात है कि केंद्र की जो नीति होगी उसको माना जाना चाहिए। कभी कभी लेकिन देखते हो विरोध होता है कि लोग नहीं भी मानते हैं। हाँ, जैसे अब केंद्र ने कृषि बिल बना दिया तो लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने कहा हम नहीं मानेंगे, और बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हैं देश में। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि पॉलिसी बनाता कौन है,
सरकार बनाती है। बनाने की प्रक्रिया क्या है? संसद से। अगर सरकार बनाएगी तो या तो संसद से बनेगी या तो विधानसभा से बनेगी, ये भी बात सही है। तो वहाँ से प्रक्रिया बनती है। अगर सत्र चल रहा है तो अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। यदि सत्र जैसे इस समय नहीं चल रहा था तो उस समय कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई तो हम बिल ले आते हैं। बिल राष्ट्रपति इशू कर सकता है। इस कंडीशन के साथ जब सत्र चलेगा तो हम इसका वहाँ अप्रूवल करा लेंगे या हम इसे पास करा लेंगे। बात समझ में? तो इस तरह से कृषि बिल जो हैं, ये तीनों बिल हैं और ये सत्र चले तो सत्र में पास हो जाएगा या सरकार चाहे तो पास कर ले। ये सिर्फ उदाहरण है क्या, कैसे, इसे हमसे मतलब नहीं है। वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इस पर हम डिस्कशन करने यहाँ नहीं बैठे। हम सिर्फ थियरी की बात कर रहे हैं कि जब सत्र प्रक्रिया में नहीं होता है तो हम भी इंट्रोड्यूस बिल और जब सेशन स्टार्ट होता है तो इट गेट पास्ड, तो इसे हम पास करा देते हैं, बात खत्म हो गई। तो इस तरह कोई पॉलिसी बन जाती है। अब पॉलिसी जो बनेगी तो आप देखें कि एक प्रोसेस भी हमको देखना है कैसे बनता है। जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो देखेंगे पॉलिसीज कौन कौन सी। पॉलिसी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की, और पॉलिसी गरीबी को ख़त्म करने, पॉवर्टी इरेडिकेशन की। तो इस आपने देखा कि यूनिट 1 में इतना आपको पढ़ना है कि कैसे हम गरीबी को दूर करेंगे। तो अब इसमें कोई ऐसी एक पॉलिसी नहीं होती है कि ये गरीबी उन्मूलन की ये नीति है कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ते हैं, बहुत सारी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। एक नीति समर्थ नहीं होती, एक योजना समर्थ नहीं होती है। तो ऐसे में तो पहला पार्ट जो है तुम्हारे सिलेबस का वही है। दूसरा देखो क्या है, लाइट कर गई क्या लगता है। दूसरा हम पढ़ के सुना रहे, सुन लो तुम। दूसरे यूनिट में है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। देखो अब क्या कायदे से देखा जाए तो हमें पॉलिसी केवल पढ़नी है, 3 ही पॉलिसी पढ़नी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी। क्या पढ़ना है? बस पूरा कोर्स हमारा इतना ही है। वी हैव टू स्टडी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड थर्ड वन इज ट्रेड पॉलिसी। अब देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम क्या पढ़ेंगे? रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर relation of industry, MRTP and concentration of power, private foreign investment in Indian industries and its regulation, manipulation, multinational corporation and industrial growth, policy for small scale industries, India's इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रीजनल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ हमको इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या पढ़ना है? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच की रिलेशनशिप पढ़नी है, MRTP एक्ट पढ़ना है। MRTP का मतलब है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। वास्तव में सारा प्रयास ये होना चाहिए कि एकाधिकार न पैदा हो। एकाधिकार का मतलब केवल एक व्यक्ति न रह जाए। अक्सर आप देखते हैं हल्ला होता है कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो एक दो लोग ही खरीद रहे हैं। यह प्रक्रिया अच्छी नहीं है, क्योंकि जब सारा कंट्रोल, सारी रेगुलेटरी पावर, सारा कैपिटल कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा, एक लोग 2 लोगों के हाथ में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से उनमें मनमानी करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाजार में मिलना बंद हो जाएगा और कीमतें मनमानी हो जाएंगी। कीमतें कंट्रोल्ड हों
प्रॉफिट मार्जिन एक जेन्युइन लेवल पर हो, बेस्ट क्वालिटी बाज़ार में उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हों। ये सारी चीज़ें तभी संभव होती हैं जब आपने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार में पाया जाता हो, BA पार्ट 1 में। इसका मतलब कि किसी भी कीमत पर मोनोपोली एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दो ही लोग सब खरीदते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो समय आएगा कि बहुत बड़ा पोर्शन कुछ लोगों के पास हो जाएगा और फिर वो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि फिर सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपने चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में देखी तब आप कैसे कहेंगे कि आप ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए, क्योंकि तो आपने तो फिर छोड़ दिया, रेगुलेशन आपका ख़त्म हो गया। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम पढ़ते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रिलेशन कैसा है, MRTP कैसी है और हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बेसिकली इस बात पर फोकस किया जाता है कि पॉलिसी एक्सपोर्ट प्रमोट करने वाली है या इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने वाली है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है या रिस्ट्रिक्शंस को प्रमोट करती है, पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करती है या प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है। ये बहुत सारी बातें उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शामिल रहती हैं। कंट्रोल ज़्यादा प्रेफर करती है या ओपननेस ज़्यादा प्रेफर करती है, ज़्यादा चीज़ों को छोड़ देने में विश्वास करती है, ज़्यादा चीज़ों को नियंत्रित करने में विश्वास करती है। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसके बहुत सारे डिफरेंस आयाम हैं, उन्हें हमको पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 48 की आई, 56 की आई, 91 की आई और फिर जो इस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी है चल रही है। तो इन सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किसमें क्या परिवर्तन हुआ, किसमें क्या प्लस था, क्या माइनस था, कौन ज़्यादा कंट्रोल को प्रेफर कर रहा था, कौन पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने वाला था, किसने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखें तीसरी यूनिट जो है, लिख लो ना हो तो, वह है एग्रीकल्चर पॉलिसी की है। एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन इंडिया, भारत में हम कृषि नीति का उद्देश्य क्या है और उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। उद्देश्य क्या है कि किसी भी पॉलिसी को जब हम बनाते हैं तो उसका एक सेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वी हैव टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू दिस पॉलिसी। एंड व्हाट डज यू मीन बाय पॉलिसी? पॉलिसी मीन्स a set of rules, set of guidelines, set of information that you have to follow just to achieve a certain pre-decided goal। जो पहले से आपका गोल निर्धारित है उसे, जैसे आपका गोल क्या है, आपका गोल है कि आपको टॉप करना है, तो अगर टॉप करना है तो इस केवल कहने से तो टॉप नहीं कर सकते आपने। टॉप करना है तो यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स and you will have to do some works which are required if you want to top in your class। इतने घंटे पढ़ना है, इतना बढ़िया नोट्स बनाना है, ये चेक कराना है, ये क्वालिटी मेंटेन करनी है, सर को बार बार दिखाना है, ये एंड दीज कंडीशंस आर द गाइडलाइंस एंड दीज आर द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। तो कोई भी पॉलिसी होती है तो आपको उसमें एक निश्चित गाइडलाइन बनानी पड़ती है कि हमको यही पालन करना है, ठीक है। तो पॉलिसी कोई भी हो उसका पर्पज निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना ही होता है। तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर पॉलिसी का भी उद्देश्य यही है। जहाँ जैसे इस समय एग्रीकल्चर पॉलिसी जो बन रही है, जैसे मैंने आपसे कहा एग्रीकल्चर पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी में कोई एक लाइन नहीं होती कि जस्ट दिस इज़ द लाइन एंड यू हैव टू फॉलो एंड यू विल अचीव योर गोल्स। बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे कृषि की बात आएगी तो उसके उत्पाद को बेचने की बात आएगी, भंडारण की बात आएगी, खेती करने की बात आएगी, फिर उससे खेती करने से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, तो फिर उसके लिए टूल्स की बात है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, रॉ मटेरियल की बात है, फर्टिलाइज़र की बात है, इरिगेशन की बात है, मार्केटिंग की बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की बात है। मतलब इतनी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबके लिए अलग अलग ना पॉलिसी बनेगी, मतलब पॉलिसी सब पॉलिसी में डिवाइड होती है। जो मेन पॉलिसी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की पॉलिसी में हम बहुत सारे छोटे छोटे और उप नियम बनाते हैं जो अलग अलग मुद्दों को एड्रेस करते हैं। एक पॉलिसी है जो मार्केटिंग को एड्रेस करेगी, एक है जो खेती करने की प्रक्रिया को, एक है जो उपज को बेचने के लिए। तो ये जैसे 3 बिल आए हैं तो तीनों बिल अलग अलग हैं। एक उत्पाद को बेचने से संबंधित है, एक दूसरा उसके स्टोरेज से संबंधित है, और तीसरा खेती करने की प्रक्रिया से। खेती किसान करेगा या खेती ठेके पर दे दी जाएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा, हर आदमी अपनी अपनी खेती करेगा कि कोई एक आदमी पूरे गांव की ज़मीन लेकर के सबकी खेती करेगा, उसको केवल पैसा दे देगा। ठेके का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया। मैंने आप सब इतने लोग बैठे हैं, 3 3 6 10 लोग बैठे मान लो, तो 10 लोगों के पास 1 1 बीघा 2 2 बीघा ज़मीन है। सभी लोग 1 1 2 2 बीघे खेत में खेती करेंगे तो छोटा साइज होने के नाते बहुत विकल्प नहीं है कि अब एक आदमी 1 बीघे के लिए पंपिंग सेट लगाए, ट्रैक्टर खरीदे या उसको ले जाके मंडी में बेचे, तो उसके लिए बहुत सारा काम करना कठिन है। अब अगर सबकी ज़मीन हम ले लें, मान लो 10 लोगों की 25 बीघा हो गई, और आप लोगों को 1 1 बीघे में जितना आप कमाते हैं उतना मैंने पैसा दे दिया, ठीक है। अब हम 25 बीघे पर अगर हम खेती करते हैं तो हम पंपिंग सेट भी लगा देंगे, जनरेटर, हम ट्रैक्टर भी खरीद लेंगे, हम मंडी भी पहुंच जाएंगे, हम सरकार से बार्गेन भी कर लेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पॉलिसीज जानते हैं, सिस्टम जानते हैं, इंटरनेट जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं। तो निश्चित रूप से हम जब उस वक्त खेती करेंगे तो इंडिविजुअल हो सकता है कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन उस कुल ज़मीन के उत्पादन की मात्रा, क्वालिटी निश्चित रूप से पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यह है, फिर इतना इसका विरोध कहाँ हो रहा है भाई, अगर इस तरह कुछ होना है तो। वास्तव में ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसके पीछे हमको शंका ये है कि शायद इसके पीछे जो, जैसे हमने ले लिया मान लो पैसा दे करके, तो अब समस्या ये है कि हम उस पूरे गांव में, अभी तक उस पर क्या होता था कि लोग अपने मन खेती करते थे, जो चाहते थे खाना उसको पैदा करते थे। अब अगर वो सब कुछ मेरा हो गया, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आई हैव टू डिसाइड, तो आई विल डिसाइड टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर क्रॉप व्हिच गिव्स मी मैक्सिमम इनकम। तो हम उसमें क्या करेंगे, गांव वाले चाहते हैं कि आलू बोया जाए, लेकिन हम सोचेंगे अफीम बो दें अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम क्या बोएंगे, अफीम बोएंगे निश्चित रूप से। तो हम इसका मतलब खेती उसको अपने हिसाब से करेंगे, व्यवसायिक दृष्टि से करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है, ये अपने आप में फिर एक बहस का विषय है। तो वैसे भी किसी भी पॉलिसी को देखो, कोई भी कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ भी कहोगे तो कुछ अच्छाई होगी उसमें, कुछ बुराई होगी। देखना सिर्फ ये होता है कि अच्छाई ज़्यादा है कि बुराई ज़्यादा है। जैसे किसी आदमी को पसंद करते हो, तो किसी आदमी को पसंद करने में अगर तुम केवल उसमें अच्छाई देखोगे तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसे तुम पसंद कर पाओ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बुराई तो निकली आएगी। तो हमेशा देखा ये जाता है कि उस व्यक्ति में 10 अच्छाइयाँ हैं और 6 बुराइयाँ हैं, तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति कैसा है, ठीक है। तो किसी पॉलिसी में अगर 10 अच्छाइयाँ हैं और बुराई 6 ही है तो उसको स्वीकारने में बुराई नहीं है। हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी भी इशू के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू की व्याख्या करें और यह कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा क्या है। हाँ, अगर बुराई ही ज़्यादा है तब तो उसे छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक बुराई पकड़ करके और विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, जैसे कृषि बिल का विरोध हो रहा है, तो कृषि बिल के बारे में सरकार को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन तीनों को ईमानदारी से एक साथ बैठना चाहिए। ये बैठ करके उसके अच्छाई और बुराई दोनों पर निष्पक्ष रूप से चर्चा करें। निष्पक्ष का मतलब क्या है कि कोई पहले से प्रेजुडिस न रहे, कोई पूर्वाग्रह न पाले रहें कि बस मुझे तो मानना ही नहीं है किसी कीमत पर। तीनों चर्चा कर लें, एक अच्छाइयों की लिस्ट बना लें उसकी, एक बुराइयों की लिस्ट बना लें, और देखें अगर अच्छाइयाँ 25 हैं, बुराइयाँ 2-4 हैं, तो स्वीकार करने में बुराई नहीं है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि 100% अच्छाई ही हो,
कुछ न कुछ तो बुराई होगी। कोई भी आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। आप डेवलपमेंट करते हैं, आप बांध बनाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, सिंचाई को ठीक करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से उन पहाड़ी क्षेत्रों में, उस नदी के उस इलाके में बहुत सारे ऐसे हैं जो भौगोलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं जो अच्छी नहीं हैं। तो भाई कुछ न कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना हमको। जब कहते हैं कि विकास की लागत तो होती ही है, तो किसी भी पॉलिसी की भी अपनी एक लागत होती है, एंड वी विल हैव टू बियर। हमें सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्रीकल्चर पॉलिसी का है। इसमें आगे है तुम्हारा, देखो, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कम्युनिटी कंट्रोल्ड अप्रोच, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पंचायती राज और जेनेसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन ऑफ IRDP, NERP, RLEGP and JRY, Green Revolution, Agricultural Price Policy, Food Policy and the Public Distribution System। ये वास्तव में सभी रोजगार योजनाएं हैं, जैसे ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब चलाई गई थी बीच बीच में। हालांकि ये सब पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, बकवास है, सब ख़त्म हो गई। तो जो इस समय चल रही है उसको तो पढ़ने का मतलब है, लेकिन बाकी जो 50 साल पहले शुरू हुई और बंद हो गई उन्हें पढ़ने कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोर्स में है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे क्या था, क्यों शुरू हुआ था, इसमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। इसके अलावा 4th यूनिट है ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट नहीं सर, फूड पॉलिसी जो है, हाँ, फूड पॉलिसी जो है, फूड पॉलिसी, हाँ बता रहे हैं। अभी इसको लिख लो पूरा पहले। एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड डिवैल्यूएशन, एक्सचेंज रेट पॉलिसी एवं डिवैल्यूएशन, जनरल ओवरव्यू of policies for foreign capital inflow and multilateral assistance, विदेशी पूंजी के प्रवाह से संबंधित नीतियां क्या हैं, और मल्टीलेटरल असिस्टेंस, बहुआयामी जो सहयोग है उसकी क्या स्थिति है। देखो, पॉलिसी, जब कोई भी पॉलिसी जब तुम नाम लेते हो तो मैंने तुमसे अभी कहा कि उसमें बहुत सारी सब पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे तुमने फूड पॉलिसी का, फूड पॉलिसी का सिर्फ एक मतलब है कि कंप्लीट फूड कैसे प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। तो जब यह उद्देश्य है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में फूड हो पहले। तो फूड पर्याप्त मात्रा में हो, इससे ज़रूरी है कि फूड जितना उत्पन्न होता है उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हो, प्रोसेस स्टोरिंग हो और कहीं कोई उसका नुकसान ना हो। तो फूड पॉलिसी में सबसे बड़ा रोल तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, यानी जो भोजन को से संबंधित सामग्री को प्रसंस्करण के द्वारा, हाँ हाँ बताओ, हाँ हाँ ठीक, बस आगे रहते हैं, कब तक खाली होंगे? हम खाली एक फ़ोन करते हैं ना। ठीक। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि फूड पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उपज होना। तो बहुत छोटी मोटी बात है, जैसे फल है हमारा, सब्जियां हैं हमारी, सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे पालक है, टमाटर है, धनिया पत्ती है, ऐसी सब्जियां हैं जो
जितना पैदा होती हैं उसका चौथाई भी अगर खा ली जाए तो बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बाकी स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से खेत से व्यक्ति के पास तक पहुँचते पहुँचते या तो सड़ जाती हैं या खराब हो जाती हैं या फेंकना पड़ता है। फल है, फल का बहुत बड़ा पार्ट खराब हो जाता है। आम है, भाई हमारे पास रखने की सुविधा नहीं है तो सड़ गया, फेंकना पड़ता है। बहुत सारे फल ऐसे हैं जो बहुत दिन तक आप नहीं रख सकते। तो हम ज़्यादा कंटेंट में फूड की क्वांटिटी उपलब्ध हो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा प्रोसेसिंग बढ़िया हो और हमारा स्टोरेज बहुत स्ट्रांग हो। तो हमारी फूड पॉलिसी में अब उपज से संबंधित तो नीति बनानी ही बनानी है कि बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बीज हो, बढ़िया सिंचाई की सुविधा हो, बढ़िया रॉ मटेरियल हो, बढ़िया फर्टिलाइज़र हो, सब कुछ ठीक है। उसके बाद हो गया तो उसके स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की और उसकी मार्केटिंग की, इन सब के लिए अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सही समय पर सही जगह पहुंच जाए, सुरक्षित रहे, तो एक ये भी पॉलिसी चाहिए। इसके बाद जब और जो है मटेरियल आपके पास, जैसे गेहूं है तो गेहूं को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए हमको उससे ब्रेड भी बनाना है, आटे में कन्वर्ट करना है, बहुत सारा और भी दूसरा आइटम बना सकते हैं उससे हमको। तो इन सब के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लगाना है। तो फूड पॉलिसी में ये बहुत सारी चीज़ें मिल करके ये तय करती हैं कि डू यू हैव परफेक्ट फूड पॉलिसी। अगर आप अपने रिसोर्सेज का बिल्कुल ऑप्टिमम एलोकेशन करते हैं। ऑप्टिमम शब्द इकोनॉमिक्स में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि वॉट एवर यू हैव एंड यू आर यूटिलाइजिंग द बेस्ट। आप मतलब उससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। आप कुछ भी बदलेंगे तो उत्पादन घट जाएगा क्योंकि अब वो मैक्सिमम पर है। जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है, जो टेक्नोलॉजी यूज्ड है, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट है, वो सब अधिकतम है। जरा भी कुछ करेंगे तो एक जगह घटेगा तब एक जगह बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना कहीं घटे बढ़ जाए। तो कोशिश होना चाहिए कि हम उसका ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें जितना आप देख रहे हैं, तो किसी भी पॉलिसी के इतने सब पार्ट होते हैं कि सबको सही करना हर जगह, और वह भी खास, और इन सब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, देखो, कंप्लीट ऑनेस्टी एंड कंप्लीट डेडिकेशन। हम जब भी किसी पॉलिसी के सक्सेस की बात करते हैं तो हमें दूसरों के नहीं, अपने, सिर्फ अपने ईमानदारी और अपने समर्पण पर विचार करना चाहिए। आर वी ऑनेस्ट, आर वी डेडिकेटेड? हमको अपने से पूछ लेना चाहिए कि हम कितना समर्पित हैं। जैसे यहाँ क्लास तुमको पढ़ाना बहुत छोटी सी बात है। 12 बजे, अगर 12:45 पर बीए थर्ड ईयर की क्लास है तो बीए थर्ड ईयर की 12:45 पर क्लास चलना, ये 100% मेरी ईमानदारी और मेरे समर्पण पर निर्भर करती है ना। इसमें कोई और कुछ नहीं करेगा। और एक आपको है कि आपको रहना चाहिए। तो अगर हम हैं, और क्या इस 100% ऑनेस्टी ये हमारे देश में विद्यमान है? क्या कहीं कोई करप्शन नहीं है? क्या हर आदमी पूर्णतया डेडिकेटेड है? क्या हर आदमी पूर्णतया ईमानदार है? अगर ये सब का उत्तर यस 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 मिलता चला जाए, इसीलिए हम जब भी कोई नीति बनाते हैं तो उसे लिखा रहता है कि अन्य बातें समान हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, सेटेरिस पेरेबस। इसीलिए लिखते हैं कि हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोई नीति नहीं बनाते हैं। और ख़ास करके जब हम सोसाइटी के लिए, इकॉनमी के लिए या ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाते हैं तो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। क्योंकि कतई ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप पॉलिसी में समझ रहे हैं व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा। आप कहते हैं कि ये सामान लोगों में बराबर ले जा करके बांट दीजिए, बांटने वाला नहीं बांटता है, क्या करेंगे आप? तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी का सीधा मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स से, जस्ट टू अचीव टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स। और उसके लिए बहुत सारे, उस नीति के साथ बहुत सारी योजनाएं बनती हैं जो उसको टुकड़े टुकड़े में, जैसे एक आपका मास्टर प्लान होता है 5 साल का, और उसमें फिर हर साल के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं कि पहले साल में इतना पूरा करेंगे, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना पूरा करेंगे। तो इस तरह से अगर ये सुविधा उपलब्ध है तो ठीक उसी तरह फूड प्रोसेसिंग में भी क्या करते हैं,
कि फूड पॉलिसी में क्या करते हैं कि जितनी फूड रिलेटेड एसेसरीज हैं उन सब को हम एक तरह से एड्रेस करते हैं, प्रोडक्शन से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, स्टोरेज से लेकर के सारी एक्टिविटी हम उसमें फोकस करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से फोकस्ड होती हैं तभी हमको उसका लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी में जैसा आपने देखा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी वास्तव में यह हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, भुगतान संतुलन की बात करते हैं, हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहे और इंपोर्ट वैल्यू हमारी कम रहे, हमको देना कम पड़े और हमको मिले ज़्यादा। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हमारे देश का नहीं, ज़्यादातर विकासशील देशों के साथ है कि चूँकि हम जो बेचते हैं वह दूसरे लोग ऐसा नहीं कि उनके लिए कंपल्सन है वो खरीदें। जैसे हम गेहूँ चावल दाल बेचते हैं मान लीजिए, तो दूसरे लोग गेहूँ चावल दाल खाते ही नहीं हैं, समस्या ये है ना। उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें गेहूँ चावल दाल का कोई बहुत रोल ही नहीं है। तो हम जो बेचते हैं उसकी मांग वहाँ कैसी है, वो बिल्कुल लोचदार है। आपने ज़रा सा भी दाम बढ़ाया तो वो खावे नहीं करेंगे, अरे छोड़िए दूसरा कुछ खाइए। ज़्यादातर वो हम नॉन वेज पसंद करते हैं तो हम चावल क्यों खाएं, हम बिरयानी खा लेंगे, हम मटन खा लेंगे, हम मुर्गा खा लेंगे, हम अंडा खा लेंगे ना, या हम फल खाते हैं, या हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। रोटी चावल दाल तो बेसिक खाना है ना। आप ही के देश में जो थोड़ा सा भी संपन्न है वो रोटी चावल दाल कम खाते हैं। रोटी चावल दाल की जगह क्या खाते हैं, वो दूसरे कंटेंट खाते हैं, अंडा ज़्यादा खाते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं, मूसली ज़्यादा खाते हैं, मटन ज़्यादा खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। तो हम जो बेचते हैं उसकी मांग वहाँ लोचदार है। लेकिन जो वो बेचते हैं वो ख़रीदना मेरे लिए मजबूरी है। वो पेट्रोल बेचते हैं, डीजल बेचते हैं, उसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। वो हथियार बेचते हैं, वो पनडुब्बी बेचते हैं, वो राफेल विमान बेचते हैं। तो मेरे लिए अनिवार्य है, चाहे हम पेट हमारा भले खाली रहे लेकिन राफेल खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि हमको अपने पड़ोसी देश से कमज़ोर नहीं सिद्ध होना है। नहीं तो भाई पता चला कि उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो अपने अस्तित्व को भी तो मजबूत रखना है ना। तो हमारा खरीदने वाला सामान तो मेरी मजबूरी है, वी विल हैव टू परचेज एट एनी कास्ट। इसका मतलब डिमांड इन इलास्टिक है। अब दोज आइटम्स विच वी इम्पोर्ट और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। दे मे और मे नॉट परचेज, वो चाहे तो खरीदें चाहे तो ना खरीदें। तो हम निश्चित रूप से हम अपना दाम नहीं बढ़ा सकते, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे वो खरीदेंगे ही नहीं, और वो चाहे इतना बढ़ा दें हमें खरीदना है तो हमेशा हमको देना ज़्यादा पड़ेगा और खरीदना कम, मतलब मिलेगा कम और देना ज़्यादा पड़ेगा। तो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमेशा ये होती है कि बैलेंस रहे, थोड़ा डिफरेंस कम ही रहे। ऐसा करें कि हम ज़्यादा चीज़ जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, आजकल इसलिए मेड इन इंडिया आया, लोकल को वोकल बनाने वाली बात आई, खुद से आजकल एक मूवमेंट है ना मेड इन इंडिया करके, बल्कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं मेक इन इंडिया है कि यहीं बनाओ, बना है नहीं यहीं बनाओ। तो इस तरह से व्यापार। इसके अलावा हमको डिवैल्यूएशन पढ़ना है कि हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अपनी मुद्रा का कभी मूल्य बढ़ाते हैं कभी मूल्य घटाते हैं, उसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। जब हम उसको घटाते हैं तो एक फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो है, एफडीआई जिसको आप कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो देखो एफडीआई दो तरह से आ सकती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक इंस्टीट्यूशनल होता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चरल होता है। केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है कि शेयर मार्केट में बाहर का पैसा लगे और चला जाए, तो उसी देश का कोई विकास नहीं है। लेकिन जब एफडीआई एक्चुअल सेंस में आती है, जैसे कोई इंडस्ट्री लगाता है आकर के सीधे, तब एफडीआई के साथ तब वहाँ टेक्नोलॉजी भी आएगी, कैपिटल भी आएगी ना, और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, आपके देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी और इससे फिर जो लोगों की इनकम है, रोजगार है, उत्पादन है, वो सब बढ़ेगा। और इतना जल्दी फिर ये जा भी नहीं सकता,
क्योंकि जब यहाँ 1000-2000 करोड़ लगा देगा, इंडस्ट्री बना देगा, तो ऐसा नहीं कि रात में उखाड़ेगा लेकर चला जाएगा ना, इसके लिए फिर टाइम लगेगा। इसका मतलब इस बात की सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है कि अब वो काम करेगा। यानी जो इस तरह का FDI आता है वो सिक्योर होता है, एक तरह से देश के हित में होता है, देश में लंबे समय तक वो टिका रह सकता है, और हमारी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा उस आदमी पर होती है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा उसका जब यहाँ लगा होता है तो हम ये समझते हैं कि कोई देश के नियम के, कानून के या देश के लोगों के खिलाफ कोई काम ये नहीं करेगा ना। तो ये तुम्हारे सारे सिलेबस का पार्ट है। अब हम लोग इसको एक दिन सिलेबस पढ़ेंगे, जब कल हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का दोनों पढ़ लेंगे, फिर हम एक एक चैप्टर दोनों का पढ़ते चलेंगे, ठीक है।